जय हिंद। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। देश के रक्षा मंत्री ने देश की संसद में भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है उसे देश के लोगों के सामने रखा गया। राजनाथ सिंह जी की टिप्पणी के बाद देश के बुद्धिजीवी तबके में, सामरिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं उनमें, मीडिया में, सोशल मीडिया में और राजनीतिक जमात में दो धड़े बन गए हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग भारत चीन सीमा विवाद क्या है, वर्तमान में क्या परिस्थिति है, क्या वास्तविकता में भारत ने अपनी ज़मीन छोड़ी है, इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत चीन सीमा विवाद नया विषय नहीं है। भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। 1914 में जो वर्तमान भारत का स्वरूप है वह 1914 में भारत का स्वरूप नहीं था, और जो चीन वर्तमान का है वह भी वर्तमान का चीन नहीं था। चीन और भारत के बीच में एक स्वायत्त प्रांत, स्वायत्त राज्य हुआ करता था जिसका नाम तिब्बत था। 1914 में जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसके अंतर्गत अरुणाचल की सीमा का विभाजन तिब्बत और भारत के बीच में हुआ, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल का किन्नौर का भाग, लगभग 200 किलोमीटर का भाग, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय एक स्वायत्त राज्य था। महाराजा हरि सिंह के पिता रणवीर सिंह उस समय वहाँ पर शासन किया करते थे, और बुशैर रियासत भी एक स्वतंत्र रियासत थी। इस कारण से जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया। 1914 में जो जम्मू कश्मीर तिब्बत के साथ भारत की सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे मैकमोहन रेखा हम लोग कहते हैं, उसमें चीन प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन उसे एक अथॉरिटी के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया। चीन ने उसे कभी मान्यता नहीं दी। खैर, 1947 के बाद भारत स्वतंत्र होता है। चीन भी मार्क्सवादी शासन के अंतर्गत आ जाता है। 59 में चीन तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेता है। 1962 की लड़ाई होती है। 1962 की लड़ाई में भारत के दो फ्रंटों पर लड़ाई होती है। पहला फ्रंट है जम्मू कश्मीर, दूसरा फ्रंट है अरुणाचल। अरुणाचल में तवांग क्षेत्र पर भी चीन अधिकार कर लेता है, और अक्साई चीन, जिसे हम कहते हैं, जो तिब्बती भाषा में अक्साई चीन का मतलब है बर्फीला क्षेत्र, उस पर चीन अधिकार कर लेता है। एक तरफा युद्ध विराम करता है, और उस युद्ध विराम के बाद तवांग क्षेत्र का, यानी कि जो मैकमोहन रेखा है, उसका वो भले ही स्वीकृति नहीं दे रहा था, लेकिन वो क्षेत्र भारत को छोड़ देता है और अक्साई चीन को अपने में सम्मिलित कर लेता है। उसके बाद जो भौगोलिक परिस्थितियां, जो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराया, वह सीमाएं का अतिक्रमण करते हुए 42,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर वह क्षेत्र है जो पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया जाता है, वह क्षेत्र भी उस 42,000 वर्ग किलोमीटर में आता है। 1993 में, 1962 से लेकर 93 के बीच में भारत सरकार और चीन की सरकार में सीमा को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। 93 में नरसिंह राव जी की सरकार में एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम बनता है, और उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक परिभाषा बनती है, जिसका मतलब था कि जो जहाँ पर है वह वहाँ पर यथास्थिति रखे, उसका अतिक्रमण ना करे। और उस समय
निबजिब का पेन जिसे हम कहते हैं, इंक पेन से एक लाइन ड्रॉ की गई। वह इंक पेन की जो निब की मोटाई है वो 4, जब वो धरातल पर कागज पर उकेरी गई और कागज से वो धरातल पर आई तो वो 4 किलोमीटर की लाइन हो गई। तो वह 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह डिस्प्यूटेड हो गया कि यह 4 किलोमीटर का क्षेत्र चीन का है, भारत का है। तो जम्मू कश्मीर में जो ऑक्यूपाई किया गया क्षेत्र चीन के द्वारा है, उसमें जो ड्रॉ की गई लाइन है उसके कारण भी विवाद उत्पन्न रहा है। भारत का स्पष्ट मानना है चीन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया है। खैर, यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुई, लेकिन वर्तमान में क्या परिस्थिति है? हम लोगों ने सुना है कि 1967 के अंदर नाथुला, जिस समय सिक्किम भारत का भाग नहीं था, उस समय भी भारत, क्योंकि भारत के पास भूटान की और सिक्किम की सामरिक दृष्टि से सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, तो भारत ने नाथुला में एक ज़बरदस्त हार चीन को दी। उसके बाद सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय होता है। ऐसे करके अनेक घटनाएं हुई। एक महत्वपूर्ण घटना 1984 में, जिस समय सियाचिन ग्लेशियर को उस समय के आर्मी चीफ सुंदरम जी ने भारत के अंतर्गत लाया। यह सब चीज़ें भी चीन को अखरती रहीं। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वह स्थिति यह है कि देश ने 1962 से लेकर और 1999 तक अपने सीमा के क्षेत्रों को विकसित न करने की रणनीति अपनाई, जिसे हमने बहुत बार सुना है। ए के एंटनी जी ने उसे संसद में स्वीकार किया कि हमने तय करा था कि हम अपने बॉर्डर्स को विकसित नहीं करेंगे, यही हमारे लिए सेल्फ डिफेंस होगा। लेकिन चीन ने इसका विपरीत करा। चीन ने शिलजियान नेशनल हाईवे, जिसे 2G219 कहते हैं, वो पूरा का पूरा भारत से लगी हुई सीमाओं पर उसने रेलवे का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। इसके काउंटर में भारत ने भी 73 जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसे बनाने का निर्णय लिया। और 1999 से भारत ने, जिसे हम दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं, जिसका पूरा नाम डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, श्योक वहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, एक नदी है जो बाद में अपनी सिंधु नदी में मिलती है, और डारबुक से शुरू होकर दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर हमारा एक हवाई अड्डा है, वहाँ तक के लिए 255 किलोमीटर की सड़क हम लोगों ने तैयार करी। इसके अतिरिक्त हमने पूर्वोत्तर में मिसामारी, तेंगा, तवांग, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अब भारत सरकार इस पर काम कर रही है। एक और है बिलासपुर लेह रेल मार्ग। हालांकि इसमें बजट ना के बराबर सरकार दे पा रही है, लेकिन सामरिक दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह स्थिति वर्तमान तक की है। लेकिन गलवान घाटी में जो घटना 15 जून को हुई, उसके बाद से दोनों देशों में किसी भी समय युद्ध की संभावनाएं बनी रह रही थी। फिंगर 8, फिंगर 4 क्या कॉन्सेप्ट है? फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का कॉन्सेप्ट यह है, भारत की परमानेंट चौकी, जिसे धन सिंह थापा, जो हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र जी ने मिला, उनके नाम से धन सिंह थापा चौकी फिंगर 3 पर हैं। फिंगर 4 तक भारत कहता है यह हमारा क्षेत्र है, और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8, जिसे मैं कह रहा था कि जो LAC है, वो 4 किलोमीटर की पट्टी है, उसके बीच में चीन भी और भारत भी दोनों आया जाया करते थे। इस विषय को लेकर ही समझौता हुआ है, क्योंकि भारत फिंगर 4 पर था, चीन भी फिंगर 4 पर आ गया था। भारत ने कैलाश रेंज, जैसा कि हम मानते हैं कि धौलाधार को कई लोग कांगड़ा मान लेते हैं, धौलाधार बड़ा भंगाल से शुरू होकर के बद्रीनाथ तक जाती है, वैसे ही कैलाश की जो रेंज है वो पैक्योंगसो लेक से शुरू होकर के, जिसे हम लिपु लेक
हमारा उत्तराखंड की जो है वहाँ से होते हुए मानसरोवर झील तक, ये सारी कैलाश रेंज है, उसकी ऊंची चोटियों पर भारत की सेना ने अधिकार कर लिया था। उसी के कारण चीन को फिंगर 8 के पूर्व दिशा की ओर यानी कि अपने देश की तरफ को मुंह करना पड़ेगा। यह बात, और भारत अपनी जो स्थायी चौकी है वहाँ पर आ जाएगा, यह बात अब तक हुई है। आगे की परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से होना है, यह सब चीज़ें देश की सेना, देश का राजनीतिक नेतृत्व और देश का सामरिक नेतृत्व मिलकर के तय करेंगे। किसी भी देश का एकमात्र साध्य होता है, वह है राष्ट्रहित। साधन उसके लिए कई हो सकते हैं, उसके लिए कूटनीति हो सकती है, उसके लिए समझौते कई करने पड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसको यह मालूम है, कोई भी देश जो उसका परमानेंट उद्देश्य है वह है राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित को लेकर अनावश्यक चर्चा नहीं करते हुए एक देश की सेना पर, देश के सामरिक नेतृत्व पर और देश के राजनीतिक जमात पर सबको विश्वास करना चाहिए। और हमें ये मानना चाहिए कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो डिसएंगेजमेंट था उसे ख़त्म करने के लिए उसे एक बफर जोन की तरह बना दिया गया कि अब ना भारतीय सेना ना ही चीन की सेना इस क्षेत्र में आएगी, जिसके कारण कि यह डिसएंगेजमेंट जो हुआ है इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।